साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की संभावना रहती है। तो साथियों, गुप्त साम्राज्य शुरू करने से पहले थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या है गुप्त साम्राज्य। तो प्राचीन इतिहास के क्रम में हम लोगों ने मौर्य वंश पढ़ा। मौर्य वंश भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्यों में से एक था, लेकिन मौर्य वंश के पतन के बाद कई छोटे छोटे जैसे राज्य हुए। अब नतीजा यह हुआ कि कई विदेशी आक्रमणकारी आए। भाई, जब जैसे छोटे छोटे राज्य होंगे तो विदेशी आक्रमणकारी तो आएंगे ही आएंगे। अब जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, हिंद यवन आए, शक, पहलव, कुषाण, ये सब विदेशी आक्रमण आए और भारत में साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाते हैं। फिर पुनः वह परिस्थिति बनी जब भारत में फिर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। और वह विशाल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो वह गुप्त शासकों द्वारा स्थापित किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के बाद पुनः एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किस वंश द्वारा की गई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तों द्वारा। यानी भाई, मौर्य वंश के पतन के बाद बीच में विदेशी आक्रमण आए, छोटे छोटे राज्य हुए, तो वो तो इतना विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। फिर गुप्तों ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और जो इनका साम्राज्य था वह हमें 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक के बीच में देखने को मिलता है। तो साथियों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रुपये का, ऑप्शन सी कौड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दिनार। यह गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। यानी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को हम क्या कहते हैं? दिनार। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए थे, तो चांदी के सिक्कों को हम क्या कहते हैं? रुपये का कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं? चांदी के सिक्के को रुपये का। और इनको हम रूपक भी कहा जाता है और चांदी को रजत भी कहा जाता है। तो ये सब वही लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न शासकों में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और आपको इन वंश के शासकों का क्रम भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ये तो सीरियल से लगा हुआ है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। देखो फिर से सुन लो, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त को हम गोविंदगुप्त भी कहते हैं, और फिर स्कंदगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था अपने शासक बनने के उपलक्ष्य में, और इसी ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसी ने वैवाहिक संबंध से राज्य विस्तार किया था। और आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी एक शासक ने वैवाहिक संबंध से राज्य विस्तार किया था। तो वो कौन था? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। उसने भी वैवाहिक संबंध से राज्य विस्तार किया था। और इधर चंद्रगुप्त प्रथम ने भी वैवाहिक संबंध से राज्य विस्तार किया है। तो साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन सी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। कौन सी? बाघ गुफा। ये भी पूछा जाता है। बाघ गुफा कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है और यह विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश, और विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। और ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ये भी ध्यान रखना, अजंता में 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 ही गुप्तकालीन है। कौन कौन सी गुप्तकालीन है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 गुप्तकालीन है। और गुफा संख्या 16 में मरणासन हुमायूं का चित्र मिलता है। किसमें मिलता है? गुफा संख्या 16 में। और गुफा संख्या 17 में हमें बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अजंता की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? महायान शाखा से। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक का नायक कौन था? अग्निमित्र। और ये अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो यह पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। ये आप ध्यान रखना। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसमें है क्या क्या? तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। कौन? मालविका। ध्यान रखना नाम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। और कालिदास को हम लोग भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। और कालिदास की रचनाएं हैं वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे रघुवंश हो गई, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम खासकर ध्यान रखना, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ये क्वेश्चन आता है कि कालिदास की कौन सी वह रचना है, या कालिदास का नाम नहीं दे देगा, या तो 4 रचनाएं दे देगा और पूछ देगा इनमें से वह कौन सी रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। तो वह कौन सी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी मगध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गुप्त। गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। और यह भी कहा जाता है कि जो गुप्त थे वह कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। और गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये आपको ध्यान रखना है। और गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। और समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। किसकी? विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और विक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। और परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसने एक सकारी उपाधि भी धारण की थी। कौन सी? सकारी, क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था।
और तभी इसने सकारी उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी ध्यान रखना आप लोग, जैसे देवराज तथा देवगुप्त। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम हैं, देवराज तथा देवगुप्त। और गढ़वा शिलालेख में, किसमें? गढ़वा, गढ़वा शिलालेख में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। जबकि सांची लेख में इसे महाराजा धीराज कहा गया है। किसे? चंद्रगुप्त को। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। साथियों, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कोई क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, मतलब गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के जारी किए थे। कौन से सिक्के जारी किए थे? रजत सिक्के। रजत को हम चांदी भी बोलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। कौन सी शैली? व्याघ्र शैली। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ ये हमारे दक्षिण भारत के ये कौन थे? तो ये राजा थे जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन थे, और ये उनके राज्य हैं। तो इन्हीं को मिलान करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? धनंजय का क्या हो जाएगा? कुशतलपुर। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और बी का नीलराज का अवमुक्त हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और सी का 4 हो जाएगा। तो देख लो 3, 1, 4 किस में दिया है? तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान आया था। किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग एग्जाम में। तो किसके समय में फायान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और एक चीज ध्यान रखना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह पहला गुप्त शासक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और स्कंदगुप्त, इसके बारे में थोड़ा और जान लो। इसी ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किसने? स्कंदगुप्त ने। और हुणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का वर्णन हमें किस में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। और स्कंदगुप्त ने ही पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को, आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो V.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। V.A. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। यह आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष
ज्योतिष से संबंधित था? ऑप्शन ए वररुचि, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी छपड़क, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? वररुचि, जो कि ज्योतिष से संबंधित था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न हैं, इन नवों को याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट इनके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत रचनाएं हैं इनकी, वो आगे डिस्कस की हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? मतलब समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए ऐरन अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग अभिलेख, ऑप्शन सी कहोम अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखना। और प्रयाग अभिलेख को हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और यह अभिलेख कौन सा अभिलेख? प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो प्रयाग अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और किस भाषा में लिखा हुआ है? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में यह अभिलेख लिखा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखना, यह संस्कृत की चंपू शैली का उदाहरण है। कौन सा अभिलेख संस्कृत की चंपू शैली का उदाहरण है? तो प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ऐरन अभिलेख में हमें क्या पता चलता है? तो ऐरन अभिलेख ये भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण हमें भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? किसे? स्कंदगुप्त को किस अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन बी भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी महरौली स्तंभ लेख, ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। और ये भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख को हम जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। भीतरी अभिलेख को जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं। और इसी अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। किसमें जानकारी मिलती है? तो भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी मिलती है? कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। और महरौली स्तंभ लेख, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लो कि क्या है। तो यह अभिलेख, यह स्तंभ लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है। ये ध्यान रखना कहाँ स्थित है? पहला तो ये ध्यान रखना कुतुब मीनार के प्रांगण में। और इसके लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की चर्चा है। किसकी शासक चर्चा है? तो चंद्र नामक शासक की चर्चा है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र और धाव, कौन कौन? चंद्र और धाव, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना कि जो महरौली स्तंभ लेख है, इसमें किस शासक की चर्चा मिलती है? तो चंद्र, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? नंबर 1, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। सही है ये। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो ये चारों सही हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कौन सा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो
ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, ये ध्यान रखना। और अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। किसकी रचना की? अमर कोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। और आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ध्यान रखना, आर्यभट्ट कौन था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। और आर्यभट्ट ने ही गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। गणित को पृथक विषय के रूप में किसने स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। ये आप लोग ध्यान रखना। और धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, ये ध्यान रखना। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और स्कंदगुप्त के बारे में तो ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। और समुद्रगुप्त, इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसे सर्व राज्योच्छेता, क्या? सर्व राज्योच्छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की है। ये हमने लिख भी दिया है इधर, सर्व राज्योच्छेता, इस अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? मतलब गुप्त काल में व्यापार तो चलता ही था, तो किस पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भड़ौच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी उज्जैन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति पत्तन से व्यापार संचालित होता था, ये आप लोग ध्यान रखना। और उज्जैन तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिलान कीजिए, एक तरफ सूची 1 और सूची 2, मतलब क्षेत्र भूमि को हम क्या कहते थे और वास्तु भूमि को हम क्या कहते थे? अपहित भूमि को और खिल भूमि को क्या कहते थे? तो क्षेत्र भूमि को हम कृषि योग्य भूमि कहते थे, ये आप लोग ध्यान रखना। और वास्तु से निवास, वास्तु निवास, तो ये ध्यान रखना। अपहित भूमि को हम जंगली भूमि और खिल भूमि को हम लोग क्या कहते थे? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, मतलब कृषि के लिए अच्छी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों अगर आप लाइक कर देंगे वीडियो को तो हमें और अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वह आपका छूटना नहीं चाहिए। तो बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर कोई भी आप लोग सजेशन देना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और किसी करंट अफेयर की अगर कोई टॉपिक की डिमांड हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो साथियों चलते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।